अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बीआरएस पार्टी जो टीआरएस थी या बीआरएस बनी, वो पार्टी आखिर मुसलमानों के लिए क्या स्कीमात लेके आई है, माइनॉरिटीज़ को कितना फ़ायदा पहुंचा रही है, दलित बंधुओं के लिए तो काम कर रही है, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए भी उतना संजीदा है केस है यार? जिस तरह से कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस को कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, अब के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अगर सही काम नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस यहाँ पर भी आएगी? आखिर के चंद्रशेखर राव क्यों माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं? क्या है उनकी सच्चाई? इस सारे मौजू पर हमने बात की टीआरएस यानी बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स जो जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब शेख शरीफ, उनसे हमने बात की। उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए, हमें सुनना और समझना ज़रूरी है कि किस तरह से उन्होंने ये सारी बातों का जवाब दिया। देखते हैं सपोर्ट। जनाब शेख शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो को अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। ज़रूरी है कि आज हमारे तेलंगाना की हालत, हमारे शहर हैदराबाद की हालत पे बात करें, इसीलिए आप वक्त निकाले हैं। और हमारे कुछ सवालात हैं जो हुकूमत को लेकर हैं, जिस तरह से के चंद्रशेखर राव की पॉलिसी है और जिस तरह से तेलंगाना अलहदा के बाद उन्होंने वादे किए थे 2014 में, लेकिन अभी तक कोई उनके वादों में मुकम्मल कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब हाल ही में कर्नाटका में इलेक्शन हुए, कल रिजल्ट आएंगे। इम्कानात है कि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट मेजोरिटी से बनने जा रही है। उसका असर जब आंध्रा थी तो आंध्रा पे होता था, अब तेलंगाना है, शायद तेलंगाना पे भी होगा। अब उनको देखते हुए शायद के चंद्रशेखर राव यहाँ पे फैसला करेंगे कि कब यहाँ पे इलेक्शन हो। लेकिन मुद्दा ये है साहब कि माइनॉरिटीज के लिए नाइंसाफी हो रही है, इसको आप जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे तेलंगाना की आवाम को और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले तो क्राइम टुडे का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरी आवाज़ को कोने कोने तक क्राइम टुडे पहुंचा रही और आवाम के बीच में मुझे ले जा रही। इसका मैं तहे दिल से क्राइम टुडे का शुक्रिया अदा करूंगा। आपका जो सवाल था, हुकूमत माइनॉरिटी को क्या कर रही है, अब कर्नाटक में जो है आने वाले दिनों में रिज़ल्ट कल है इंशाल्लाह, तो कांग्रेस उधर हुकूमत बनाएंगी, तो इसका असर तेलंगाना पे क्या होगा? आपका सवाल यही है ना। तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट ही बनेगी। अगर कांग्रेस कर्नाटक में बनी है तो मैं कांग्रेस को मुबारकबाद दूंगा। तेलंगाना में कांग्रेस का कोई इम्कान इसीलिए नहीं है, वहाँ का असर इसीलिए नहीं पड़ेगा। सब में पहले तो कांग्रेस में खुद एक दूसरे मैं बड़ा तू बड़ा की लड़ाई है यहाँ पर। उस लड़ाई को मिटाने में फिर एक 5 साल लग जाते हैं। उतना टाइम यहाँ पर आवाम के बीच में नहीं है जो कांग्रेस को ला के फिर वापस परेशान हो सके। पिछले 10 सालों से 9 सालों से जो टीआरएस काम कर रही है, आवाम इसको कहीं ना कहीं सराह रही है। इस टाइम भी अच्छे से अच्छे नताइज आवाम देंगी, आवाम पे भरोसा है। कर्नाटक में कांग्रेस आने से तेलंगाना पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेलंगाना ही हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह, केसीआर साहब हुकूमत बनाएंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है आवाम के मस्तों पे वोट मांगे और वो कामयाब हुए, जिस तरह से कांग्रेस कर्नाटका में औरतों को बस ट्रैवलिंग के लिए फ्री कर दी और चावल जो है देने का वादा करी, करंट को जो है कई यूनिट जो है फ्री देने का वादा करी, ऐसे कई बड़े बड़े कांग्रेस वादे करी। आने वाले टाइम में तेलंगाना में भी शायद वैसे वादे होंगे और कांग्रेस पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव माइनॉरिटीज़ के साथ दोहरी पॉलिसी चल रहे हैं। एक तरफ दलित बंधु को जो है स्कीमात दे रहे हैं, उनको 10-10 लाख रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ को लोन देने की बात की, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। इसको आप क्या समझते हैं? हाँ, ये बात सच है। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ थोड़ा डिले हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी को साथ नहीं लेके चल रहे। माइनॉरिटी को बिल्कुल साथ लेके चल रहे। इसका मिसाल एक होम मिनिस्टर खुद माइनॉरिटी के हैं, अहमद अली साहब, तो माइनॉरिटी को साथ लेने का सबसे बड़ा तो एग्जांपल यही है। और रही बात दूसरी, जो माइनॉरिटी का फाइनेंस से अभी तक कई माइनॉरिटीज़ को लोन नहीं मिला। हाँ, इसमें ताख़ीर हो रही है, लेकिन नाउम्मीदी नहीं है। अभी आने वाले दिनों में या इलेक्शन से पहले ही इसका सोल्यूशन निकलेगा और माइनॉरिटीज़ को लोन पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी हुकूमत बराबर करके रहेंगी। जहाँ पर तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं और कई सारे हिंदुस्तान में जो है इसकी मिसाल दी जाती है कि हैदराबाद में तेलंगाना में हिंदू मुसलमान का भाईचारा है,
वहीं पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के लोग नफरत पाल के रखे हैं, जैसे कि कल सिद्दीपेट में एक वाकया हुआ, एक मुस्लिम खातून के साथ एक सब इंस्पेक्टर ने हरकत किया है। ऐसे कई वाकयाते हैं जहां पर नफरत पाले हुए हैं ऐसे ऑफिसर्स। लेकिन तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह से खामोशी अख्तियार की हुई है। इसको आप क्या समझते हैं, कब ये जो है सेकुलर काम करेगी, कब जो है अपनी जिम्मेदारी को समझेगी? कुछ ऑफिसर्स आरएसएस के पाले हुए भी है और कुछ ऑफिसर्स अपने ईगो में है, जो हम एक बड़े ऑफिसर से हमें कौन रोक सकता करके ये लोग का एक ख्याल है। तो पर तुम जो जगतियाल में वाक़या हुआ इसका हमें सबको भी अफसोस है। जो भी हुआ उनका जो पोस्ट का गलत इख्तियार करके उन्होंने जो जुल्म ढाए इसकी सज़ा इन्हें मिली और इन्हें सस्पेंड किया गया और इनके बारे में इंक्वायरी चल रही। अगर ये सच निकला हुकूमत सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई करके उन्हें बराबर जेल पहुंचाएगी। पर लोगों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है कि के चंद्रशेखर राव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो है नक्शे कदम पे चलते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे आगे चल के भी, क्योंकि ट्रिपल तलाक के मामले में उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसे कई मामलों में जो है उन्होंने सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन क्या आने वाले इक़्तिदार में अगर इलेक्शन होगा तो फिर कोई मेजोरिटी से नहीं आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ के चंद्रशेखर राव खड़ेंगे? क्योंकि लोगों का ये जहन है, इस तरह से बात चल रही है। आप किस तरह से, कि आप एक जिम्मेदार माइनॉरिटी लीडर हैं, तो आप इसको अच्छा जवाब दे सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं? देखिए साहब, हालात के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। ऐसा अगर माइनॉरिटी का देखा गया तो कश्मीर में भी तो जो है माइनॉरिटी बीजेपी के साथ ज्वाइन करके हुकूमत बनाई थी, वहाँ पर बनाकर इक़्तिदार पे आई थी, फिर अंजाम क्या है सभी ने देखा है। लेकिन तेलंगाना में ये गलती कभी भी नहीं होंगी। एक केसीआर सूझबूझ रखने वाले सीएम है, वज़ीर आला है। हाँ, आवाम का ये कहीं ना कहीं तशवीश ज़रूर है कि आने वाले दिनों में केसीआर कहीं बीजेपी से अलायंस ना करे। अगर आवाम बाई बाजू की जमात को अगर ताकत नहीं दी, अगर ताकत बीजेपी को ही दी, तो मरकज़ से कहीं ना कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को काम लेना रहता है, वहाँ से कोई ना कोई हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो हालात के हिसाब से जो भी फ़ैसला लेंगे, जो हमारे सीएम साहब आवाम की राय लेकर फ़ैसला लेके इंशाल्लाह जो भी फ़ैसला लेंगे वो सही लेंगे, बल्कि ये उम्मीद है। जुबलीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बताई जाती है, इम्पोर्टेंट बताई जाती है। वहाँ पर जो है 2 बार से जीतने वाले एमएलए, अब उनकी भी सीट खतरे में नजर आती है, इस तरह से कहना है लोगों का। और जिस तरह से वहाँ के कॉर्पोरेटर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आवाम के दरमियान कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब जो है अपनी अपनी दुकान चलाने के जैसे काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में असर पड़ेगा। आप क्या इस तरह से समझते हैं? नहीं, ये बात तो आवाम में एक सोच है, खाली ख्याल है कि जुबलीगंज में जो सीट एमएलए साहब को नहीं देंगे, ऐसी जो सोच है बिल्कुल ये बेबुनियाद बातें हैं। आवाम है 100 ज़बान 100 बात ऐसा चल रही, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जुबलीगंज से जो टिकट गोपीनाथ साहब को ही मिलेगा और बम्पर मेजॉरिटी से वो जीतेंगे भी। और रही बात कारपोरेटर्स की, कारपोरेटर्स में तो काम चल रहा है, बेंगलुरु नगर में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस कारपोरेटर ही है अपना, यूसुफगढ़ में भी जो है टीआरएस कारपोरेटर अच्छा काम कर रहे हैं। रही सवाल बोराबंडे की, बोराबंडे के कारपोरेटर का जुल्म इतना था जिसके पब्लिक इससे एकदम बेजार हो गई थी। इसके जुल्म से लोग का जीना मुश्किल हो गया था। ऐसे हालात में हाईकमान को पता चला कि बोराबंडे के कारपोरेटर का जुल्म ज़्यादा है, तो हाईकमान से ही उनको रोका गया, ऐसा मैं समझता हूँ। रोक कर उन्हें कंट्रोल किया गया। जब से कारपोरेटर बोराबंडे का हटा, बोराबंडे की आवाम सुकून पाके सुकून से अपने कारोबार कर ले रही है, अपने काम जो भी है हुकूमत से काम लेना वो ले रही है, एमएलए साहब से जो काम लेना है बराबर रही है। कारपोरेटर के गैर मौजूदगी में एमएलए साहब खुद वहाँ के मायने करा रहे, लोकल लीडर से इंटीमेशन लेके फौरी काम को अंजाम दे रहे। आने वाले टाइम में क्या मैनिफेस्टो लेके टीआरएस पार्टी आएंगी, क्या मुद्दों पे अब लड़ेगी? रोज़गारी के मुद्दे पे लड़ेंगी इंशाल्लाह। और जो आज हैदराबाद का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे भी लड़ेंगे। जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे और दुगनी तिगनी डेवलपमेंट तेलंगाना का होगा। और रही बात, सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि आज जो हालात चल रहे फ़िरक़े वाले हालात, उससे ज़्यादा चैलेंज लेके तेलंगाना के अमन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और तरक्की के लिए
यही मुद्दे, आवाम के मुद्दे लेके लड़ेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से कर्नाटका में कांग्रेस जो है बजरंग दल को बैन करने की बात की, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो है उनका बयान था। इसके बाद आवाम में एक लहर सी आई है। क्या केसीआर तेलंगाना में कोई ऐसा फैसला करेंगे जिस तरह से यहाँ पे भी जो है जाफरानी तंजीमें जो है उर्स पे है, आए दिन जो है कहीं ना कहीं फसाद लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनका भी कोई ऐसा यहाँ पे आने वाले टाइम में बयान होगा? साहब, आने वाले टाइम की तो बात आगे रही। अभी फ़िलहाल में ही इन तंजीमों को कहीं ना कहीं हमारे तेलंगाना में बैन लग रहा है, और तेलंगाना में जो है ऐसी तंजीमों को उठने से हमारे केसीआर साहब रोक रहे हैं। और कहीं भी तेलंगाना में ऐसे फिरकावारी कहीं नहीं हो रही, आप देख सकते हैं। कहीं हुआ भी तो इमीडिएट पुलिस को इतना पावर दिए कि साहब हमारे हुकूमत इतना पावर दे चुकी है कि किसी के दबाव में नहीं आते हुए पुलिस अपना फ़र्ज़ अंजाम दे और आवाम को सुकून पहुंचाए, फिरकावारी झगड़ों से रोके और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये हमारी हुकूमत के तरफ से पुलिस को परमिशन दिया गया है। ये जिस तरह से जो है लोगों में ये भी बेचैनी है साहब कि माइनॉरिटीज़ को, खास तौर पर मुसलमानों को जो है अलग नज़र से चंद्रशेखर राव देखते हैं कि उलेमाए दीन अगर कोई मौजू है, कोई इश्यूज़ है, तो उलेमाए दीन को बुलाया जाता है, खाने बिरयानी खिलाई जाती है, खामोश बुझाया जाता है। जिस तरह से हाल ही में जो मदरसे उलम जो आरमगढ़ के पास है, वहाँ पर जो है कमान को लेकर 11 से 11.5 करोड़ का लेके इशू चल रहा है, आपको भी पता है। और इस तरह से जो है औक़ाफ़ की जायदादों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है अभी तक। और वहाँ पे चेयरमैन बदलते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। इससे पहले के सलीम चेयरमैन थे, कोई काम नहीं करे बिना सिवाय जो है बेकार बकवा के। अब ये जो चेयरमैन है सिवा पैरा पढ़ने के कोई काम करते। क्या फिर माइनॉरिटी मुसलमान लीडर जो है उन्होंने अगर पैरा पढ़ेंगे, उन्होंने जो है गुलामी करेंगे तो ही उनको ओहदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा? ऐसा लोगों में एक सवाल आ रहा है, इस तरह से बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं इसको? 2 सवाल रखे आप इसमें। पहला सवाल तो जो हमारे हैदराबाद दारुल उलूम का एक आप सवाल रखे, जाफ़र पाशा साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उनको इल्म नहीं था कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं। वो कहीं से इज्तिमा से आए और डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बाद में वो ख़ुद खूब लेके मैं जज्बात में आ गया, आके जो है कॉन्फ्रेंस करा। हालांकि उसका जो भी कंपल्सेशन था चेक के रूप में दारुल उलूम को पहुँच चुका था, इन्हें इसकी इत्तला नहीं थी, इसलिए वो बोल दिया। बाद में वो माफ़ीनामा भी मांग लिए। रही बात देवबंद हैदराबाद दारुल उलूम की, और दारुल उलूम में दीवार भी तोड़ी हुकूमत, बना के भी दिए, कंपल्सेशन भी दिए, और वो कमान भी जो है म्यूनसिपल पहले नोटिस दे चुकी थी, दे के वो कमान को हटा के पीछे बना लो बोले। और रहा सवाल तेलंगाना में कोई मदरसों से कुछ भी हुकूमत को नहीं है, उल्टा हुकूमत खुद मदरसों को, जो भी तालीमी इदारे हैं, गुरुकुल हो या मदरसा हो या फिर कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तेलुगु मीडियम स्कूल हो, हुकूमत चाह रही कि हमारे तेलंगाना की हम अच्छा से अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। तो ऐसी कोई बात नहीं, गलतफहमी थी जाफ़र पाशा साहब की, वो दूर हो गई। और रहा दूसरा सवाल, आप कुछ और कह रहे थे, मैं भूल गया। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से चल रहा है काम। वक्फ बोर्ड को भी एक स्पेशल कैटेगरी में लाने की कोशिश चल रही है। उसको वक्फ बोर्ड के जितने भी अहदेदार हैं, मैं तो बोलता हूँ ये लोग हुकूमत की भी नहीं सुनते ना माइनॉरिटीज़ की सुनते, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, करके जो है अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेते। रहा सवाल सलीम साहब भी थे, तो सलीम साहब तो अच्छे ही काम किए थे, कुछ प्रॉपर्टियाँ भी जो है वो छुड़ाए जो लैंड ग्रैबर्स थे उनसे। रहा दूसरी बात रही मसीहुल्लाह साहब, देखिए साहब केसीआर साहब तो पैर पड़ो बोल के नहीं बोलते किसी को भी, ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ बोले वहाँ हाथा पैरों को लगा लिए, वो लगे, तो केसीआर साहब क्या कर सकते हैं उसको। एक हज कमेटी के चेयरमैन रह के, हज हाउस के चेयरमैन रह के क्या सही कर रहे क्या गलत कर रहे, इनको ख़ुद को इल्म रहना चाहिए था। और इन्होंने कितने बड़े मुकाम पे रह के क्या कर रहे, इनको ज़री भी सोच समझ नहीं थी। क्या आवाम पूछ रही है, ये बिल्कुल आपका भी सवाल दुरुस्त है। अब उसका जवाब मसीहुल्लाह साहब बेहतर दे सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूँ। जिस तरह से जो है तेलंगाना में इलेक्शन में जो है मुसलमानों को ना के बराबर जो है टिकट दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? फिर आप जो है सेकुलर सीएम बोलते हैं आप, फिर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ को हम 2 आँख है, हम देखते हैं मुसलमानों के अहमियत है यहाँ पर, और निज़ाम को फॉलो करने की बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पर जब प्रैक्टिकल अमली तौर पर जब काम करने का वक्त आता है आपको, तो वहाँ पर आप जो है ना के बराबर मुसलमानों को टिकट दिया जाता है। या क्या आप किसी के प्रेशर में काम करते हैं, या फिर आप ही नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़े रहे? देखिए साहब, किसी के प्रेशर में तो काम हमारे वज़ीर आला केसीआर साहब नहीं करते।
रहा सवाल, मशवरे लेते रहेंगे, किसी से भी मशवरे लेके जो भी करना है करते, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमारे माइनॉरिटी की भी कमी है, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग अगर सब इकट्ठा होकर केसीआर साहब के साथ या जो भी पार्टी में माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ आवाज़ उठा के अगर टिकट मांगेंगी तो बराबर टिकट माइनॉरिटीज़ को भी दिया जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी मुत्तहद नहीं है। पहली बात, माइनॉरिटी अगर मुत्तहद रह के अगर ये काम करती है तो बराबर केसीआर साहब भी टिकट देने तैयार है। लेकिन माइनॉरिटी की भी जिम्मेदारी बनती, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा होकर कितने टिकट पक्का गारंटी से बोले कि भाई हम ये सीट लाते जिता के, ये हमारी गारंटी है, ऐसा अश्योरेंस अगर देंगी माइनॉरिटी तो बराबर केसीआर साहब भी बराबर टिकट देंगे, दे के कम से कम 6-7 एमएलए को तो जिताएंगे। उनकी भी ख्वाहिश है कुछ एमएलए माइनॉरिटी से भी हो, दलित से भी हो, SC ST से भी हो, उनकी भी ख्वाहिश है। लेकिन हमारी माइनॉरिटी में कोई इकट्ठा नहीं है, इस वजह से माइनॉरिटी के एमएलए बढ़ रहे नहीं। माइनॉरिटी के लोग को भी ज़रूरत है कि इकट्ठा होकर कम से कम एक 4-5 सीट माइनॉरिटी के लाए, यही मेरा कहना है। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से जो है अब आने वाले टाइम में जिस तरह से अमित शाह ने जो है 4% रिजर्वेशन पे बात की, लेकिन के चंद्रशेखर राव की जानिब से कोई बयान नहीं आता है, इस पे आप क्या कहेंगे कि 4% रिजर्वेशन को भी खतरे में है, या फिर TRS गवर्नमेंट या BRS गवर्नमेंट जब पूरे हिंदुस्तान में के चंद्रशेखर राव लड़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्या तेलंगाना में 4% से ज़्यादा 12% रिजर्वेशन करीब किया जाएगा या फिर 4% में से भी खत्म किया जाएगा? केसीआर साहब तो 4% की जगह 12% रिजर्वेशन दे तो मिल के वादा करे और इंशाल्लाह अमली जमा पहनाएंगे भी बहुत जल्द से जल्द। तो जब 12% देने की बात आई केसीआर साहब के ज़बान से ही, हमारे CM साहब के ज़बान से ही, तो उसको 4% कहाँ से बर्खास्त करेंगे बताइए आप? 4% कम है बोल के 12% बोले, तो 12% बोलने की वजह से बाई बाजू जमाते क्या कर रही है, इसको कैसा रोकना, क्या रोकना, एड़ी चोड़ी का जोर लगा के उसको रोक रहे। लेकिन ये आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद कंपलसरी 12% रिजर्वेशन अमल किया जाएगा और माइनॉरिटी का कहीं ना कहीं भला किया जाएगा। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827